अब सबको कंपनी लॉ की बुक्स मिल गई? ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना? और अंडर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली हैं। तो लास्ट क्लासेस तक हम लोगों ने पढ़ लिया है मीनिंग ऑफ द टर्म परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, देन टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस के बाद हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हु इज लाइबल टू मेक द परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और भी कुछ किया था अपन ने लास्ट लेक्चर्स तक। हम लोगों ने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स को लेकर के। फिर हम लोगों ने एक प्रोविजन पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, देन टाइम एंड एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था इन केस इफ टाइम इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन दी specified time limit, and in case if time is not an essence of contract then contract can be performed within reasonable period of time। ठीक है, अब reasonable period of time क्या होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है ऑन द प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब कॉमन सेंस। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था कि कुछ केसेस में प्रिज्यूम किया जाता है दैट टाइम इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से केसेस थे वो? इन केस ऑफ एनी कॉमर्शियल और मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, इट इज प्रिज्यूम दैट टाइम इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड उसके अगेंस्ट था एक और, टाइम फिक्स्ड फॉर मेकिंग ऑफ पेमेंट इज नॉट एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या था? दैट इवन if payment is not made within the specified time still contract will be enforceable। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बताइए कौन से पेज नंबर पे है हम लोग? मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा कि जो भी उस रो में बैठते हो पहले आपको इस रो में बैठना है। स्टिल बताओ पेज नंबर कौन सा था? टाइम इन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 56 पे है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आई थिंक कि इस पैराग्राफ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कर लिया था, है ना? ये पर्टिकुलर पैराग्राफ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है and in case if contract is not performed within the specified time limit then contract will become voidable at the option of aggrieved party। at the option of aggrieved party। aggrieved party कौन है यहाँ पे? who has actually suffered from any losses due to non performance of contract। ठीक है, if performance is beyond the specified time is accepted the promisee cannot claim compensation। सिंपल है, टाइम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या टाइम इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट देन इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोमिसी। देन इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोमिसी। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। अगर प्रोमिसी ने वो एक्सेप्ट कर लिया, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकता। एंड प्रोमिसी ने अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया तो कॉम्पेंसेशन कैन बी क्लेम्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी।
क्लियर है? नेक्स्ट स्टेट व्हेन टाइम इज नॉट इन एसेंस, तो ये बहुत सिंपल है, हम लोगों ने देखा था। व्हेन टाइम इज नॉट इन एसेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी परफॉर्म विद इन दी reasonable time period. It needs to be performed within the reasonable time period. Clear? And contract cannot be avoided if time is not of essence. But the promisee is entitled to claim compensation for any loss suffered to him by non-performance of the promise at the agreed time. कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर टाइम इज एन एसेंस है तो प्रोमिसी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है. एंड इफ टाइम इज नॉट एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे promisee cannot cancel the contract, however promisee can claim compensation. समझ में आ रहा है क्या? लिख लो एक बार नोटबुक के अंदर, एक हेडिंग लगाओ. एक हेडिंग लगाओ. लिखो when time is of an essence, when time is of an essence of contract, time is an essence of contract and contract is not performed, and contract is not performed within the specified time, within the specified time, time essence of contract है and contract is not performed within the specified time, तो केस में promisee can either accept the performance made, can accept the performance made beyond the time specified. Promisee can accept the performance beyond the time specified, and if promisee has accepted performance beyond the, if promisee has accepted the performance beyond the specified time, beyond the specified time, then promisee cannot file suit in relation to such contract, in relation to such contract, or claim compensation, or claim compensation under the contract. समझ में आ रहा है क्या? टाइम असेंशियल एलिमेंट था, स्टिल प्रोमिसी ने एक्सेप्ट किया बियॉन्ड दी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, तो वहाँ पे प्रोमिसी के पास कोई भी ऑप्शन बचेगा नहीं क्या करने का? सूट फाइल करने का या कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुम उसको रिजेक्ट कर सकते थे एज अ प्रोमिसी, पर तुमने उसको रिजेक्ट नहीं किया. कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसका दूसरा एलिमेंट, टाइम इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, ये टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वहाँ पे प्रोमिसी एक्सेप्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और उस केस में प्रोमिसी क्या नहीं कर सकता? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है ना? हाउएवर प्रोमिसी कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन, हाउएवर प्रोमिसी कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन. इज इट क्लियर? लिख लो एक बार नेक्स्ट पार्ट, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो. एंड इन केस, and in case if, and in case if
time is not an essence of contract. In case time is not an essence of contract, then contract can be accepted, and in case if time is not an essence of contract, then contract can be accepted by the promisee. Can be की जगह लिखो shall be accepted by the promisee even if contract is performed, even if contract is performed beyond specified time, even if contract is performed beyond specified time, but within the reasonable time period, but within the reasonable time period. ठीक है. However, promisee can claim compensation. Promisee can claim compensation for any loss suffered, for any loss suffered due to non-performance of contract, due to non-performance of contract within the specified time, due to non-performance of contract within the specified time. Is it clear? चलो आगे. देखिए यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस कौन डिमांड कर सकता है? प्रोमिसी. ठीक है. और एनी ऑफिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और इन सर्टेन केसेस इवन थर्ड पार्टी. नहीं था क्या? थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है. थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है. यस और नो? हाउ? क्या एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे? क्या थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? व्हाट वाज द प्रोविजन? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस. ठीक है. कितने बच्चे हैं जो रिवाइज करके नहीं आए इस क्लास के अंदर, जिन्होंने रिवीजन नहीं किया अपने लेवल पे? वेरी गुड. और श्रीमनन, हिमांशी, वाई? ए you all were not there in Sunday class also, na? Still not revised. Who will revise? देखो जब जब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा ना, तो तुमको दिक्कतें आएंगी अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, स्पेशली लॉ वाले पेपर में. प्लीज, मैंने आपको कहा भी था लास्ट लेक्चर के अंदर, 40 मिनट्स डेली. स्टिल अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो फिर दिक्कतें खड़ी करोगे खुद के लिए.
चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो सर? रूल्स एज टू टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर के अंदर? हाँ, अब जो रिवीजन करके नहीं आया ना वो ऐसा गूंगे बहरे के जैसे बैठा रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या नशा करके आ गया हूँ आदमी बैठ करके क्या क्या बातें कर रहा है, वो लिंक ही नहीं कर पाएगा प्रोविजन। ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं, आज क्या तारीख है, व्हाट इज द डेट? 7 मई। ठीक है, अपन एक रूल सेट कर लेते हैं क्लास का। नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आते हो और अगर आप रिवाइज करके नहीं आते हो, मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा 30 रुपये का फॉर 1 क्वेश्चन। ठीक है, ओके, वो जाएगा टीचर्स डेवलपमेंट फंड में वो पैसा। ठीक, 30 रुपये पर क्वेश्चन, तो मत करो रिवाइज। ठीक है, मेक मी रिच। 2 तरीके से तुम मुझे रिच बना सकते हो, या तो पेनल्टी भर के या अच्छे रिजल्ट्स ला करके। अब तुम देख लो कि तुमको कौन सा रास्ता अपनाना है। क्या कह रहे हो? दोनों की तुम्हें मैं ही बनूंगा ना रिच, अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा तो भी मैं ही रिच बनूंगा, और तुम अगर पढ़ करके नहीं आओगे तो भी मैं ही रिच बनूंगा। ठीक है, अब देखो तुमको पॉजिटिवली लेना है चीज़ें या नेगेटिवली। देखो नेक्स्ट, रूल्स एज टू टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 46 क्या बोला, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है and the promisor has undertaken to perform without application by the promisee, the contract must be performed within reasonable time, and what is reasonable time is a question of fact। question of fact का मतलब है which depends upon the prudence का मतलब क्या बताया था मैंने? बहुत बढ़िया, on the common sense। ठीक है, देखो क्या बोल रहे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का, बोलो ऐसे मेरे साथ, कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। अब यहाँ पे एक टर्म आया होगा विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, तुमको इसमें डाउट आएगा। विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी का मतलब है प्रोमिसी के बिना बोले अगर प्रोमिसर अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है। विदाउट एप्लीकेशन का मतलब है क्या, प्रोमिसी के बिना बोले अगर प्रोमिसर अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा प्रोमिसर को विद इन रीजनेबल टाइम। क्या सिचुएशन बन रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया है क्या, टाइम ऑफ मेकिंग द परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड प्रोमिसर जो है अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय द प्रोमिसी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मिस्टर एक्स के घर के पास में ना एक दूध की डेयरी है। मिस्टर एक्स दूध वाले के पास गए और उन्होंने कहा कि कल से डेली घर पे 1 लीटर दूध डिलीवर कर देना। समझ में आ रहा है केस? एक्स के घर के पास में एक दूध की डेयरी है, एक्स जाता है दूध की डेयरी पे और दूध वाले को बोलता है कि कल से डेली 1 लीटर दूध डिलीवर कर देना। अब नेक्स्ट डे वो दूध वाला मिल्क डिलीवर कर देता है 11 बजे सुबह, तो क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस वैलिड है? तो क्या सिचुएशन बन रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तो एक्स ने उसको टाइम बताया था फॉर मेकिंग द डिलीवरी, वेदर एनी टाइम वाज स्पेसिफाइड? नो। जब दूध वाला दूध डिलीवर कर रहा है तो क्या उसको बोला गया था उस टाइम पर डिलीवर करने के लिए? नहीं। इज इट क्लियर? देखो फिर से पढ़ो इसको एक बार। रूल्स एज टू टाइम और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला केस, नो टाइम इज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होना है उससे रिलेशन में, उसके रिलेशन में कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है. एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी. चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ. मान लो कि तुमने ना न्यूज़पेपर हॉकर से बात किया न्यूज़पेपर डिलीवर करने के लिए, ठीक है. तो इन केसेस में क्या तुम उसको टाइम बताते हो? उसको बोलोगे कि भाई सुबह 5 बजे डिलीवर करना है? नहीं. रीजनेबल टाइम क्या है न्यूज़पेपर डिलीवर करने का? सुबह सुबह. इज इट क्लियर? नेक्स्ट डे आकर के वो पेपर डिलीवर कर देता है सुबह 6 बजे. सेम सिचुएशन बन रहा है ना. एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, time for making the performance under the contract was not specified, and the promisor has performed his part of obligation without being asked to make performance of his obligation. तो यहाँ पे क्या अज्यूम किया जाएगा कि जो परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कर रहे हैं ना प्रोमिसर, इट शुड बी विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड, या इट शुड बी विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. अब ऐसा तो नहीं होगा कि दूध वाले को बोला था 1 लीटर दूध डिलीवर करने के लिए कल से, तो रात को 3 बजे आकर के दूध डिलीवर करेगा? होगा? या ऐसा भी नहीं होगा तुमने न्यूज़पेपर वाले को बोला कि न्यूज़पेपर डिलीवर कर दो, तो नेक्स्ट डे रात को 11:59 पे आ रहा है वो न्यूज़पेपर डिलीवर करने के लिए? यस और नो? तो अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो इट शुड बी मेड, परफॉर्मेंस शुड बी मेड विद इन द रीजनेबल टाइम पीरियड. इज इट क्लियर? अब एक और देखो. Time for performance is specified in the contract and the promisor has undertaken to perform without application by the promisee. ये पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है देखो. पहले एग्जाम्पल में क्या था? टाइम स्पेसिफाइड नहीं था. दूसरे एग्जाम्पल में टाइम स्पेसिफाइड है. तो अगर टाइम स्पेसिफाइड है then promisor must perform his part of obligation within the specified time. ठीक है. अब मान लो कि आज सुबह मेरे घर पे एक बंदा आता है, वो क्या करता है हमारी कॉलोनी में हर घर के अंदर जा करके वो कार की सफाई करता है, ठीक है, कार की क्लीनिंग करता है डेली बेसिस पे आकर के. तो आज सुबह आकर के मुझे मिला और उसने बोला कि क्या मैं आपकी भी कार क्लीन कर दूं मंथली बेसिस पे? ठीक है. मैंने बोला ठीक है चलेगा. रेम्यूनरेशन फिक्स हुआ उसका 500 रुपया. रेम्यूनरेशन कितना फिक्स हुआ? 500 रुपया. लेकिन मैंने एक कंडीशन लगाई. मैंने बोला कि देखो मुझे 10 बजे से पहले काम चाहिए. तो क्या यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड है? क्या यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड है? तो नेक्स्ट डे अगर वो 10 बजे से पहले आकर के मेरा कार साफ करके चला जाता है, क्या सिचुएशन बन रहा है? Time was specified at the time of entering into the contract and the promisor has undertaken to perform his obligation without being asked to make his performance. क्या दोनों केसेस में डिफरेंस क्लियर है? पहला केस दूध वाला, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तभी वहाँ पे परफॉर्मेंस को वैलिड परफॉर्मेंस माना जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो. टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी. अब यहां पे क्या सिचुएशन बन रही? टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट. बोलो. विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी. क्या मतलब इसका? जब तक प्रोमिसर बोलेगा नहीं, है ना, या सॉरी जब तक प्रोमिसी बोलेगा नहीं तब तक प्रोमिसी विल नॉट बी मेकिंग द परफॉर्मेंस. देखो ऊपर तुमने क्या सिचुएशन पढ़ा, समझो पहले. ऊपर तुमने पढ़ा कि प्रोमिसर विल बी मेकिंग द परफॉर्मेंस इवन विदाउट बीइंग आस्क्ड टू मेक द परफॉर्मेंस. अब उसका उल्टा पढ़ रहे हो आप. प्रोमिसर विल मेक द परफॉर्मेंस ओनली व्हेन बीइंग आस्क्ड बाय द प्रोमिसी. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऊपर क्या पढ़ के आए तुम? प्रोमिसर विल मेक हिज परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट बीइंग आस्क्ड. फिर वहां पे 2 कैटेगरी था.
अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम पीरियड में, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड टाइम में। क्लियर है? अब इसका उल्टा, promiser will make the performance only when being asked to make the performance, only when being asked to make the performance. Is it clear? तो लिखा है यहाँ पे द promisee must apply for the promise performance at proper place and within usual hours of business. कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? देखो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मेरे घर पे एक आरओ वाटर सिस्टम लगा हुआ है जिसका मुझे सर्विस करवाना है, जिसका मुझे सर्विस करवाना है। अब पूरे दिन मैं घर पे रहता नहीं हूँ, तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने कांटेक्ट किया किसको? उस बंदे को जिसको सर्विस करना है। तो उसने मुझे पूछा कि कब आऊँ सर्विस करने, कब आऊँ? तो मैंने बोला कि मैं जब भी घर पे रहूँगा फ्री, मैं तुमको 1 घंटे पहले फ़ोन करूँगा, तब आकर के तुम सर्विस कर जाना। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब तक मैं उसको फ़ोन नहीं करूँगा, जब तक मैं उसको फ़ोन नहीं करूँगा, ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक दी परफॉर्मेंस, एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? देखो एग्जाम्पल दिया, अमर एंड अकबर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अमर प्रोमिसेस टू फिक्स मॉड्यूलर किचन फॉर अकबर whenever he asks him to fix the kitchen. Amar also takes an advance payment for the same. Akbar must ask for fixing the same during the business hours. कोई दिक्कत यहाँ पे? कहाँ पे? टाइम स्पेसिफाइड ना, कि जब भी मैं रहूँगा तब आई विल कॉल यू। ठीक है, जब भी मैं वहाँ पे रहूँगा तब आई विल कॉल यू, तो फिर आप आकर के फिक्स करके जाना या जो भी सर्विस करके जाना। ठीक है, अब 3 सेक्शन यहाँ पे थे, 46, 47 एंड 48। एक बार रीड करिए अपने लेवल पे, देखिए पढ़ के अच्छा लग रहा है क्या? प्लीज डू इट। ए वेयर इज योर बुक नेहा? अच्छा भूल गई वो किताब लाना? तुम्हारी बुक इधर ही है? घर से यहाँ लाना भूल गए या यहाँ से घर ले आना भूल गई? अच्छा उस वाले बेंच से इस वाले बेंच पे लाना भूल गई। ओ कोई बात नहीं, मैं ला दूँ? हाँ ले आओ, तुम्हारी किताब है, तुम्हारा बैग है। सीयूईटी का एग्जाम कौन कौन दे रहा है अभी? 13 मई को जो होने वाला है, तुम में से? हाँ 13 मई से होने वाला है ना? हाँ आ जाएंगे। कौन कौन देने वाला है तुम में से? 1 2, आप ही देने वाली हो? 2 जने? गुड। एंड यू डोंट हैव बुक? ओके, क्लास के बाद में आप आइएगा ऑफिस। डन? इज योर बुक? क्यों, सुबह मैसेज तो किया मैंने। आज लोगों ने देखा ही नहीं? 7 बजे आया था मैसेज तो। अच्छा उठते ही 8:15 हो? कोई बात नहीं। डन? 48 तक पढ़ लिया सबने? चलिए आगे देखिए। आज की क्लास में जहाँ तक पढ़ाया है ना मैंने, कल उसका टेस्ट होगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में।
क्या दिया ना, कल एग्जाम है इसका, और पहला पीटीएम भी रख लूंगा मैं। देखो अभी यहाँ पे आज तक जो पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हाँ नहीं दोगे एग्जाम, कोई बात नहीं, तुम छुट्टी लेकर के दिखा दो, फिर बात करूंगा। देखो अभी, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस इज नॉट स्पेसिफाइड, तो अपन ने देखा था अगर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ परफॉर्म करना है अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल प्लेस। रीजनेबल प्लेस क्या था, जहाँ पे प्रोमिसी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे, अगर प्रोमिसी का कोई बिजनेस नहीं है तो वेयर ही यूज्ड टू रिसाइड। पढ़े थे ऊपर, कहाँ पढ़े थे, लीगल रूल्स टू वैलिड परफॉर्मेंस। किसको याद है लीगल रूल्स, पहला क्या था, पहला लीगल रूल, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अनकंडीशनल। दूसरा, इन प्रॉपर टाइम एट प्रॉपर प्लेस। नेक्स्ट, opportunity of inspection, reasonable opportunity of inspection must be given to the promisee। कुछ याद आ रहा है कि वो चेक कर सके कि जो गुड्स उसने खरीदा या जो सर्विसेज वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज मिली है या नहीं मिली है। नेक्स्ट, और भी कुछ था है सर, क्या, फॉर दी होल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, फॉर दी होल ऑब्लिगेशन, मीनिंग चेंज कर दे तूने। परफॉर्मेंस शुड बी मेड फॉर दी होल ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड नॉट दी पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन, और अगर पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन है तो प्रोमिसी कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी सेम। वही तो अभी ऊपर भी तो यही पढ़े तुम लोग, क्या नशा करके बैठेगा तुम लोग। अगर पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट किया तो प्रोमिसी सूट फाइल नहीं कर पाएगा, कॉम्पेंसेशन भी नहीं मांग पाएगा। पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट नहीं किया तो इट इज voidable at the option of promisee। Promisee can file a suit and even claim compensation for the losses suffered by the promises due to breach of contract made by the promiser। breach of contract कैसे हुआ यहाँ पे, because promiser has failed to fulfill 100% of his obligation, सिंपल है, ठीक है। आइए, place for performance is not specified in the contract and the promisee and the promise is to be performed without application। without application का मतलब मैंने क्या बताया, without being asked, very good, without application by the promisee। promiser must apply to the promisee to appoint a reasonable place for performance and to perform the promise at such place। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोला अगर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रोमिसर को पूछ लेना चाहिए, किससे, प्रोमिसी से, क्या, कहां परफॉर्म करना है ऑब्लिगेशन। अगर प्रोमिसी फिर भी स्पेसिफाई नहीं करे तो रीजनेबल प्लेस या जहां पे प्रोमिसी जनरली रिसाइड्स। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल दिया है, अ बेकरी अंडरटेक्स टू डिलीवर 100 केक्स टू मिस्टर फूडी ऑन 1st जनवरी। द बेकरी कौन है यहाँ पे, प्रोमिसर, शुड आस्क मिस्टर फूडी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द डिलीवरी ऑफ केक्स and must deliver the cakes at the place specified by the foodie। कोई दिक्कत यहाँ पे, सेक्शन तो रीजनेबल प्लेस मतलब वही जहाँ पे उसका बिजनेस है या जहाँ पे वो रहता है। हाँ, बिजनेस प्लेस है तो जरूरी नहीं ना हर एक का बिजनेस हो, पर हर एक का घर तो हो ही सकता है। क्या कह रहे हो, है तो बिजनेस प्लेस, ठीक है। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं मालूम, बिजनेस प्लेस को क्यों प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इसके पीछे भी लॉजिक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए बिजनेस प्लेस। क्लियर। चलिए, ये लॉ किसको रेगुलेट करता है, बिजनेस लॉ किसको रेगुलेट करेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम और मैनर स्पेसिफाइड वेयर द प्रोमिसी प्रेस्क्राइब्स द मैनर एंड टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोमिसी ने मैनर ऑफ परफॉर्मेंस और टाइम ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाई किया है। मैनर ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड है, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड है, तो प्रोमिसर को स्पेसिफाइड टाइम एज वेल एज स्पेसिफाइड मैनर में
कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अब मैनर क्या हो सकता है? सेम एग्जाम्पल ले लो केक वाला। मैंने केक ऑर्डर किया और मैंने उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया रिगार्डिंग पैकेजिंग ऑफ द केक, ठीक है, और मैंने उसको कहा कि आज शाम 5 बजे से पहले डिलीवर करना है। तो शाम को 5 बजे से पहले इन दी विद द पैकेजिंग जो मैंने एक्सप्रेसली स्पेसिफाई किया था, किसको? प्रॉमिसर को, ठीक है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ेंगे, किसको? प्रॉमिसर को, वाइल मेकिंग दी परफॉर्मेंस। अब उसने केक 5 बजे से पहले डिलीवर तो किया लेकिन पैकेजिंग बराबर नहीं है, तो सिचुएशन में सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल एट माय ऑप्शन। मैं चाहूँ तो उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एक्सेप्ट किया तो फिर कोई भी कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं करूंगा, एक्सेप्ट नहीं किया तो आई कैन इवन क्लेम कॉम्पेंसेशन, ठीक है। चलो, तो आई होप यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये हो गया था टाइम एंड एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। आई होप सबको एक्सेप्शंस वगैरह याद होगा, मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में रिवाइज भी कराया था आपको। क्या क्या एक्सेप्शंस थे? कोई एक्सेप्शन नहीं थे, प्रिजम्पशंस थे वो, ठीक है। उठ जाओ, क्लियर? एक्सेप्शंस तो पढ़े नहीं ना अपन ने, प्रिजम्पशंस पढ़े, हाँ है ना? अरे जिंदा हो, वेरी गुड। हिंदी समझ में आती है? वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर जवाब देना है। हाँ, डर लग रहा है? कोई बात नहीं, टेक इट एज अ चैलेंज। आओ आगे बढ़ते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा, वेरी गुड। रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकेट करना, रिटर्न करना, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है एक के बदले दूसरा। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब एक के बदले दूसरा, ठीक है। अपन ने एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ा है क्या? कौन बच्चा बताएगा? कौन है चालाक बच्चा है बच्ची जो एग्रीमेंट का डेफिनेशन बता दे? अभी किसमें है दम? हाँ, ध्रुवी, अपार्ट फ्रॉम ध्रुवी। वेरी गुड, बोलिए। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ promises forming consideration for each other is an agreement। तो जो सेट ऑफ प्रोमिसेस था वो क्या था? वहां पे सेट ऑफ प्रोमिसेस का मतलब क्या था? जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है? अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर एनी एग्रीमेंट, तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या है सर यहाँ पे? बोलो, अरे बोलो, जो नशा करके नहीं आया वो जवाब देगा। क्या था? सेट ऑफ, बोलिए, सेट ऑफ प्रोमिसेस, वेरी गुड। चलो अभी पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रोमिसेस which forms the consideration or a part of consideration for each other are called reciprocal promises। एक बंदा दूसरे को जो प्रॉमिस कर रहा है वो उसके लिए कंसिडरेशन हो सकता है, दूसरा बंदा पहले को जो प्रॉमिस कर रहा है वो उसके लिए कंसिडरेशन हो सकता है। तो सेट ऑफ प्रोमिसेस को अपन क्या बोलते हैं? सेट ऑफ प्रोमिसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इज इट क्लियर सबको? An agreement may consist either of a promise supported by consideration or promise supported by another promise। एग्रीमेंट में दोनों एलिमेंट हो सकता है, प्रॉमिस सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस सपोर्टेड बाय तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। क्या ये? क्या ये? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इज इट क्लियर? तू अगर मुझे इतने पैसे देगा तो मैं तुझे सामान दूंगा, क्या ये? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। और इसको
प्रॉमिस सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या? देखिए इस पे आइए पहले सीधा। अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पे देखा, मनीष एंड मनीषा प्रोमिसेस टू मैरी ईच अदर, इट इज मनीष अगर मनीषा से शादी करेगा तो मनीषा भी क्या करेगी, मनीष से शादी, सिंपल है। क्या है यहाँ पे? वेरी गुड। टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पे ये पहला है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। ऐसा एक बार नाम बोलो, म्यूचुअल एंड, अपन क्या पढ़ रहे, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। पहला क्या बोला सबने, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का अगर है तो, अगर जगे हुए हो दिमाग लगाने का। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या मतलब होगा इसका? हाँ बुल 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 चालाक, वेरी गुड। दूसरा पार्टी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगा तभी पहला पार्टी करेगा, ये जरूरी नहीं है। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। दूसरा है इसका उल्टा, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। तू करेगा तो ही मैं करूंगा। जैसे आप दुकान पे जाते हो, कोई भी सामान लिया कैश में, आपने पैसा दिया, उसने सामान दिया, या आप पैसा दोगे तो ही वो सामान देगा, या वो सामान देगा तो ही आप पैसा दोगे। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट हो सकता है ये सुनो। तीसरा है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। लविश, व्हाट इज दिस? Should I arrange beddings for you? Then some food, extra food. Don't do this. Next है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट का मतलब है एक हाथ दे एक हाथ ले, ठीक है? तो म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट भी हो सकता है, मतलब दोनों पार्टीज आर परफॉर्मिंग देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एट दी सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा चलो अभी एक बात बताओ, तुम रेस्टोरेंट में गए, आपने फूड ऑर्डर किया, ठीक है? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट है, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट है। चलो एक एक बच्चे से पूछो, तुम बताओ, तुम समझदार लगती हो सब में से, बताओ। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट क्यों अच्छा म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट लग रहा है, क्यों बेटा? वेरी गुड। क्या हो गया यहाँ पे? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। अच्छा ये गया जनरल स्टोर की दुकान पे चाय पत्ती खरीदने, क्या है यहाँ पे? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, या म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट है, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट है। देखो ऐसा होता है दुकान पे नॉर्मली, ये इधर से सामान दे रहे हैं और तुम इधर से पैसा दे रहे हो, जब तक वो पैसा दिखता नहीं है ना वो सामान छोड़ता नहीं है। क्या है वहां पे? म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। तो देर कैन बी अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट एंड म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। अच्छा म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, अब मैं तो टाइम पे आ गया क्लास में इन ऑर्डर टू टेक योर क्लासेस, तुम लोग नहीं आए, क्या है वो? म्यूचुअल एंड, अगर मैंने क्लास शेड्यूल किया, बच्चे आए नहीं आए, आई हैव टू टेक द क्लास। क्या हो गया वहां पे? बच्चा अगर नहीं आएगा देन ऑल्सो आई विल टेक द क्लास, क्या हो गया? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। अपन क्या पढ़ रहे हैं, किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या था? बोथ द पार्टीज आर प्रॉमिसिंग ईच अदर टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्लिगेशंस। सिंपल है। पूरा पैराग्राफ देखो पढ़ के अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तुमको खुद को आता है सब कुछ, मेरे को सिर्फ तुमको रिकॉल कराना है, याद कराना है कि देखो यहाँ यहाँ पे तुमने इस चीजें पढ़ी थी। चलो डू इट बाय योरसेल्फ, रीड दिस पैरा। यहां तक पढ़ना है, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट तक सारे बच्चे पढ़ेंगे, कोई बेवकूफ होगा जो नहीं पढ़ेगा। नहीं नहीं पढ़ना है, सिर्फ रीड इट फ्रॉम योर बुक।
Ellen promises to help Helen to find a house in lieu of which Helen promises to pay Ellen commission. क्यों? To find a house है. मान ले मैंने, अब तुम सोच के देखो, मैंने एक ब्रोकर को कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि मेरे को ना एक घर खरीदना है, अगर तुम मुझे एक अच्छा घर दिलाओगे तो आई विल पे यू द कमीशन. सोच के देखो ऐसा. तो यहाँ पे क्या होगा? मान लो कि तुम ब्रोकर हो, क्या करोगे तुम? देखो फिर से एक बार, मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया. तुम्हारा क्या नाम है? यशमीत के साथ. मैंने यशमीत के साथ एक एग्रीमेंट किया. क्या एग्रीमेंट किया? कि अगर तुम मुझे एक अच्छा सा घर ढूंढ के दिलाओगे और अगर मैंने वो घर खरीदा तो आई विल पे यू कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में. आज क्या तारीख है? 7 मई. टाइम क्या हो रहा है? 9:54 हो रहे. 10 बजे से तुमने अपना स्कूटर उठाया और पूरा शहर घूमना स्टार्ट कर दिया. तुमने शहर घूमना स्टार्ट कर दिया. इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड परफॉर्मिंग योर ऑब्लिगेशन. मैं कमीशन दूंगा तो ही भागेगा क्या तू पूरे शहर? नहीं ना. यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड परफॉर्मिंग योर ऑब्लिगेशन. तो क्या हो गया यहाँ पे? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट. सिंपल है सबको. चलो यहाँ तक सारे बच्चे रीड करके आइएगा. ये क्लास आपका यहीं तक. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड यहाँ तक आप पढ़ के आओगे, इसका एग्जाम होगा कल. क्लियर? थैंक यू सो मच.